वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएएस 8 के टॉपिक में एग्ज़ाम गाइडेंस में क्वेश्चन स्टाइल और आंसर फॉर्मेट के की पॉइंट्स और जो फॉर्मेट के एंगल्स होंगे उनको कवर करेंगे। तो मेन फोकस इस वीडियो का ये है कि जब आप आईएएस 8 से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे पेपर में जाके करेंगे, तो आपको किन मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो जब आप कोई वर्किंग बना रहे होते हैं और कोई सी भी लाइन आइटम जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होता है उसकी जब कैलकुलेशन करने लगते हैं तो सिर्फ एक सिंगल पीरियड का इफेक्ट लेंगे। यानी आप 2023 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिर्फ 2023 में देखें कि डेप्रिसिएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी एक्सपेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पीरियोडिक इफेक्ट लेंगे सिर्फ। लेकिन जब आप सेम चीज़ को किसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए देखेंगे तो फिर आपका जो इफेक्ट होगा वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा कैलकुलेशन के अंदर। जैसे जब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को देख रहे होंगे तो आपने सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं देखना, आपने क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना है कि अब तक अगर 3 या 4 साल गुजर चुके हैं तो उन 3 या 4 साल के अंदर टोटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर की फिगर पर क्या पड़ेगा। तो आपने वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना होगा। अच्छा, इसी तरीके से प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जब आप रिटेन अर्निंग का फिगर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेना होगा। तो एक ये सिंपल पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब आप प्रॉफिट और लॉस के लाइन आइटम्स के लिए कैलकुलेशन या वर्किंग कर रहे हैं तो सिर्फ उस सेम पीरियड का इफेक्ट लें, जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए उस पीरियड से पहले वाले पीरियड्स को भी शामिल करके क्यूमुलेटिव इफेक्ट लें। दूसरी चीज़ हमें यह समझना है कि आईएएस 8 के क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी में नहीं होते। अगर आप ओवरऑल इवेल्युएट करेंगे तो 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं और वो ये होते हैं कि एक तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के साथ कंबाइन होकर आ जाता है टॉपिक। दूसरा होता है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ जाएं। तीसरा होता है कि हमें डिस्क्लोजर नोट्स बनाने पड़ जाएं। और चौथा होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएं जो कि कभी कभार आ जाते हैं। तो मेन 3 टाइप्स हैं और उसके अलावा एमसीक्यूज वो तो किसी भी टॉपिक में आ सकते हैं। तो ये 4 एंगल जो हैं वो आपके सामने होने चाहिए। अब हम इन चारों एंगल के मुताबिक हमने आंसर को कैसे डील करना है इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नई डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है क्योंकि जो दूसरी वीडियोज हैं उनके अंदर अकाउंटिंग एस्टिमेट की जो पुरानी डेफिनेशन गिवन है, तो यहाँ पे हम वो न्यू डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यू डेफिनेशन शॉर्ट है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर मॉनिटरी अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर सब्जेक्ट टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। यानी ऐसी अमाउंट्स जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं और उसके अंदर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, जैसे डेप्रिसिएशन है, जैसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू है और इवन फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटीज वगैरह है, प्रोविजंस हैं। तो ये उसके लिए कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट की डेफिनेशन थी ही नहीं स्टैंडर्ड में। पहले जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है। तो उस डेफिनेशन को खत्म किया गया और अकाउंटिंग एस्टिमेट को बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर दिया गया, जो कि एक अच्छा पॉइंट है कि इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल कर दिया। अब ये की पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट हम क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के साथ जब आईएएस 8 कंबाइन होता है तो आपको सिंपली रूटीन वे में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस में एडजस्टमेंट करनी है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंसेस में जो एडजस्टमेंट होती है वो कंपैरेटिव पीरियड के स्टार्ट में होती है। लाइक अगर हम 2022 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा कंपैरेटिव पीरियड होगा 2021 और हमने उसके स्टार्ट में जाकर ये एडजस्टमेंट करनी होगी। तो आप देख रहे हैं कि और इसमें क्या दो चीज़ें आ सकती हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर। इसमें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाता है। तो चेंजेस इन इक्विटी के अंदर तो यहाँ पर हमारा पॉइंट एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं कि दूसरे जो दो मेन स्टाइल हैं एमसीक्यूज, तो ऑब्वियस है कि वो थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। तो मेन जिन चीज़ों में इशू होता है वो ये दो हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर नोट। तो इन पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हम देखते हैं वो करेक्शन ऑफ एरर के होते हैं, इसलिए हम मेनली उसको फोकस कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें जब आप नोटिस करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 3 बन सकती हैं। करंट ईयर की बनेगी जैसे यहाँ पे 2017 की है, लास्ट ईयर की कंपैरेटिव के तौर पे 2016, और जहां पर प्रायर पीरियड की एडजस्टमेंट हो, कंपैरेटिव से पीछे की एडजस्टमेंट हो, वहां पर 1 साल की और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमारी अप टू 3 बन सकती हैं। जबकि जब बात आती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम की तो वो सिर्फ 2 बनती हैं। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो होती है उसमें भी सिर्फ कंपैरेटिव ईयर आता है, तो आप
2017 की बना रहे हैं तो साथ 2016 की बनाएंगे। इवन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जब प्रेजेंटेशन की जाती है तो वो भी 2 की होती है। तो वाहिद एक्सेप्शन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, और जिसका मकसद ये होता है कि जो 2015 के बैलेंसेस हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस, ये 16 के लिए ओपनिंग बैलेंसेस का काम करेंगे, और इस अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो ये करेक्शन ऑफ एरर के अंदर भी जो हमारे एक्सट्रैक्ट बनने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो ऐसे बनने हैं। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर भी एग्जैक्ट ऐसे बनने हैं। हाँ, चेंजेस इन एस्टीमेट के अंदर सिर्फ करंट ईयर के अंदर इफेक्ट आता है, तो उसमें आपकी ये जो थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये नहीं आ रही होंगी, इवन लास्ट ईयर वाली को रीस्टेट करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि जी डिस्क्लोजर नोट। तो डिस्क्लोजर नोट में जैसे हम नेचर ऑफ एरर बता देते हैं कि उसको करेक्ट कैसे किया, और फिर उसका लाइन आइटम्स पर इफेक्ट बताना होता है। अच्छा, अब अगर आप एक चीज नोट करें तो डिस्क्लोजर नोट्स में जो चीज रीस्टेट की गई होती है उसका इफेक्ट बताना होता है। ये देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2016 और 15 को रीस्टेट किया गया, इसलिए डिस्क्लोजर भी सिर्फ 2015 और 16 का है जब हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम की। अच्छा, जब आप प्रॉफिट और लॉस को देखें तो सिर्फ 2016 को रीस्टेट किया गया, इसलिए प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ 2016 की डिस्क्लोजर दें। इसमें 2015 के लाइन आइटम्स पर, क्योंकि हमने 2015 के लाइन आइटम तो प्रेजेंट ही नहीं किए, तो उसके ऊपर कोई डिस्क्लोजर देने की लॉजिक भी नहीं बनती, या इफेक्ट देने की लॉजिक भी नहीं बनती। इसी तरह बाजू का स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो 2017 की फिगर्स में जो चेंज आया होता है वो भी बता देते हैं। तो बात यह कि 2017 की फिगर्स का चेंज भी डिस्क्लोजर नोट में नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम 2017 की फिगर्स पहली बार प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके अंदर कोई चेंज तो आ ही नहीं रहा, वो तो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हो रही हैं जो भी हो रही हैं। अगर हमने कोई उसमें गलती ठीक की भी है या नई पॉलिसी अप्लाई की भी है, तो वो हमारी एक इंटरनल वर्किंग है, वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नहीं है कि जी हम उन्हें बताएं कि इस पहले फिगर और थी और अब चेंज हो गई है। हाँ, हमने जो फिगर्स उन्हें पहले रिपोर्ट की थी उनका चेंज हम उन्हें बता रहे होते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि जब आप डिस्क्लोजर नोट बना रहे होते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लास्ट ईयर और उससे एक पिछला साल, जबकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या कंप्रीहेंसिव इनकम में सिर्फ लास्ट ईयर, उसके आपको चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना है। तो करेक्शन ऑफ एरर में भी सेम चीज है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में भी ये सारी चीजें सेम है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का जो डिस्क्लोजर है वो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट हो जाता है, इन अ सेंस कि उसमें हमने सिर्फ 2 चीजें बतानी होती हैं, नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट, और वो भी करंट पीरियड और फ्यूचर पीरियड्स का। तो उसको आप एक नैरेटिव डिस्क्लोजर के अंदर बता सकते हैं, ये आसान रहता है, और उसका इफेक्ट सिर्फ करंट ईयर के ऊपर हो रहा होता है, या फ्यूचर ईयर की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तब होगा, तो उसमें पास्ट को रीस्टेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो सिंपली इन कॉन्टेक्स्ट को सामने रखें तो IAS 8 के क्वेश्चंस को डील करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। And that's all for today. Have a good day.